नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए खास और ज़रूरी होने वाला है। स्पेशली इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से देख रहे हो, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, असम या फिर कोई भी ऐसा राज्य जो इंडिया कंट्री के अंदर है, वहां से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी बैंक है, जो कि हमारे इंडिया करेंसी को सारा मैनेजमेंट का सारा काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर होता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ बात होने वाली है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है, यानी असिस्टेंट के पोस्ट पर यानी पद पर एक वैकेंसी निकाली है, एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है, जो कि ये उसमें कहा जा रहा है कि 450 ऐसे लोग हमें चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग ब्रांचेस में, जो कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग सिटीज और प्लेस के अंदर वहां पर हैं। तो उधर हमें 450 ऐसे असिस्टेंट चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो असिस्टेंट की पोस्ट ले और वो जॉब करे, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 450 लोगों के लिए असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि आरबीआई के अंदर। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ये जो असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगी जाएगी, एज क्या होगी, कितने से कितने की एज के बीच वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, मेनली इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम में एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, मतलब आपका सिलेक्शन होने कैसे वाला है वो जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे क्या इंडिया का हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस चीज़ को, मतलब कोई स्टेट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि भाई कोई इस राज्य का है तो ये अप्लाई करेगा या फिर किसी दूसरे राज्य का है तो ये अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि पूरा इंडिया का हर एक कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है। अब उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म की डेट्स क्या है, और साथ ही यही बताऊंगा कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, काम क्या रहेगा। अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे अभी जो सोच रहे होंगे असिस्टेंट की जॉब में होगा क्या, स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया का एक सबसे बड़ा बैंक है और साथ में वही सारा कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की करेंसी को। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो जॉब मिलती है, वो चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, वो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जाता है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और दूसरा, आप यहाँ ना आने की बजाय वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर भी इस पर पहुँच सकते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, वेबसाइट हो या फिर अप्लाई लिंक हो या फिर इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। हम यहाँ वीडियो में फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस कवर करने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन में जो भी कुछ दिया गया है जॉब से रिलेटेड, वो उसको कवर करेंगे और फिर हम जानेंगे कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आप कैसे जाएंगे और क्या करेंगे वहाँ पे जो आप अप्लाई कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलूंगा आरबीआई, अब जहां पर भी इसका नाम आएगा। एप्लीकेशन देख लीजिए कि 450 पोस्ट रखी गई है जिसमें ये वैकेंसी निकाली गई है। और रेफर टू एज बैंक सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रो अ कंट्री वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन 2 फेज। आप देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हम एग्जाम लेंगे इस जॉब के लिए, जो कि एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा और फॉलोड बाय अ लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, एक लैंग्वेज रहेगी, उसमें आपकी कितना आपको उसमें प्रोफेशनल है, उस लैंग्वेज के अंदर आपको उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। प्लीज नोट दैट कि कोरिगेंडम इफ एनी इशूड ऑन द अबव एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड ओनली, बैंक वेबसाइट पे आएगा, मतलब आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये चीज़ मिल रही होगी अगर इसमें कोई भी चेंज होगा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए हम आगे आपको बताता हूँ। ये इसमें ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, पूरा विज्ञापन है इस जॉब से रिलेटेड, वो ना कि सिर्फ बैंक की वेबसाइट पर बल्कि उसको पब्लिश करा गया है कर्मचारी न्यूज़ के लिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के लिए, और रोजगार समाचार, ये 2 ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पर भी ये डाला गया है। तो उसमें भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं जो लोग न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं इन जानकारियों के लिए। कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। अप्लाई करने से पहले वो एक एक चीज़ चेक करे फिर अप्लाई करे, ये बोला जाता है, हर नोटिफिकेशन में कहा जाता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में ऑनलाइन अप्लाई कर देना है आपको इसके लिए। और
कोई इस पर देख लीजिए, लिखा भी है कि कोई दूसरे मोड में फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दूसरा मोड आपका एक ऑफलाइन ही होता है, मतलब आपका जाकर फॉर्म भरना किसी ब्रांच में, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर है कि ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। अब देखिए आपको ये बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। तो आप यहाँ पर 4 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भर देंगे, ये लास्ट डेट रहेगी। और सेम इसी डेट तक आप पेमेंट भी कर देना फॉर्म की, जो भी इसके फॉर्म के रुपीज़ हो, जितने भी आपको यहाँ पे मनी या कैश में बोले गए हैं। लेकिन ये आप बता दूँ आपको, ये जो भी इसमें पैसा बोला गया है वो आप फॉर्म में ऑनलाइन ही पे कर देंगे। अब स्केड्यूल जो है आपका यहाँ पर, एक मैंने आपको बोला प्रीलिम्स एग्जाम जो हो रहा है उसकी डेट जो है वो 21 अक्टूबर रहेगी, और हो सकता है 21 ना हो तो 23 अक्टूबर हो जाए, मतलब कि एंड ऑफ अक्टूबर मंथ। और उसके बाद मेन एग्जाम जो यहाँ पर रहेगा इसका, जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड करेंगे उनको 2 दिसंबर को देना है एग्ज़ाम। ये 2023 के लास्ट मंथ की बात हो रही है। तो ये आपका रहेगा एग्ज़ाम का स्केड्यूल। और अब ये हेल्प फैसिलिटी भी दी गई है, अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस पर भी यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड, मतलब आप ये बात याद रखना है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना ले जाएं, जो कि हर एग्जाम में कॉमन होता है कि आप कोई सिर्फ आप अपने एडमिट कार्ड जैसी चीज़ें और अपने जो भी वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और बाकी सारी चीज़ें होती है वो सब ले जाई जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना ले जाई जाए जो इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हो। तो नेक्स्ट तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल्ड नोटिस में क्या बोला। डिटेल्ड नोटिस यही है कि वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस ऑफिस में, मतलब किस जगह पर कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो आप समझ लीजिए। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। जो कैंडिडेट अपने उस जगह से देख रहा है, स्पेशली मान लीजिए कोई गुजरात से देख रहा है, कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है, कोई चेन्नई से देख रहा है, गुवाहाटी या हैदराबाद या राजस्थान जैसी जगहों से देख रहा है, तो उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर उसको अपने ही एरिया में, अपने ही आसपास अगर वैकेंसी में जॉब चाहिए तो वो वहाँ पे जॉब लेने के उसके चांसेस कितने हैं वो उसको वैकेंसी से पता लग जाएगा कि अगर ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो उसके चांस वहाँ पे मिलने के ज़्यादा रहेंगे, अगर उसके स्कोर कम भी आते हैं तो। लेकिन स्कोर जितने ज़्यादा अच्छे होंगे तो उतने ज़्यादा चांस होंगे आपके। अगर आपके ज़्यादा स्कोर अच्छे होंगे तो आपके हिसाब से आपको वहाँ वैकेंसी में जॉब मिल जाएगी जहाँ आप चाहेंगे, जिस ऑफिस में, स्पेशली आपके आसपास में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे असिस्टेंट की जो 2023 में वैकेंसी है, इसमें आप देखेंगे तो अहमदाबाद ऑफिस, अहमदाबाद में जो आरबीआई का ऑफिस है वहाँ पर टोटल वैकेंसी 13 निकाली गई है। उस 13 वैकेंसी में से जनरल की 6 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 हैं और एसटी की 2 हैं। यानी अहमदाबाद में अगर कोई एससी कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति के लिए चाहता है कि वो अहमदाबाद के अंदर वैकेंसी ले ले जॉब में, असिस्टेंट की जो जॉब निकली है, तो वो एससी कैटेगरी से नहीं ले सकता, लेकिन वो निराश ना होकर वो एक जनरल कैटेगरी में आकर भी एक जनरल कैटेगरी के तौर पर बिना किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट के उससे वैकेंसी वो ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिसेबिलिटी में आपकी ABCD आ रही है, मतलब कि ये 4 तरह की डिसेबिलिटी है, इसको मैं चारों को डिस्कस करने वाला हूँ। सबके लिए एक एक वैकेंसी है, सी वालों के लिए नहीं रहेगी यहाँ पे। और एक्स सर्विसमैन जो होंगे, आर्म्ड नेवी फोर्सेज में काम कर चुके होंगे और अब वो चाह रहे हैं कि आरबीआई में काम करें एज असिस्टेंट, तो उनको उसके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 2 तरह के हैं, उन दोनों को डिस्कस कर लेंगे वो कौन सी कैटेगरी में कौन आ रहा है। अब नेक्स्ट आपकी बेंगलुरु है। बेंगलुरु के अंदर आप देखेंगे ये कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु, और इसके अंदर आपकी 58 वैकेंसी टोटल है। आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। भोपाल आ जाएगा मध्य प्रदेश में, उसकी 12 वैकेंसी हैं। और फिर उसके बाद भुवनेश्वर है, और फिर चंडीगढ़ है, और चेन्नई है। चेन्नई के अंदर आप देखेंगे तो चेन्नई में आपकी 13 वैकेंसी है। गुवाहाटी में आपकी 26 वैकेंसी हैं। हैदराबाद में 14 वैकेंसी हैं। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मेनली आप देखेंगे तो मुंबई में 101 वैकेंसी है। तो यहाँ चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे कैंडिडेट्स के कि उनको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी ये वैकेंसी, क्योंकि 101 लोगों को लिया जाएगा मुंबई वाले जगह के लिए आरबीआई के अंदर। तो बाकी जगह यहाँ पे दी गई है, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट टोटल मैं बता दूँ 450 वैकेंसी है, मैंने पहले भी क्लियर करा था। और इस 450 को आप देख सकते हैं, ये जो बाकी कॉलम्स हैं, ये नहीं बाकी जो जगहें लिखी हुई है जैसे 45, 56, इन सबको कंबाइन कर देंगे आप, तो ये आपका टोटल यही आएगा, मतलब इतनी वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर बोला गया है कि वैकेंसीज इन ब्रैकेट इंडिकेट बैकलॉग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जो बैकलॉग है, मतलब बैकलॉग है। बैकलॉग मतलब ये होती है कि पहले ही वैकेंसी, मतलब पिछले साल या पिछली बार जब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट कराई गई आरबीआई के अंदर अलग अलग जगहों पे पूरे इंडिया में, तो वहाँ पर इन जगहों पर इतनी वैकेंसी पहले खाली रह गई थी उस कैटेगरी से, तो अब भरी जा रही हैं। वो किसी रिजर्वेशन में ही होंगी
और वो बैकलॉग वैकेंसी रिजर्वेशन कैटेगरी वाली होती है जो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टाइम में नोटिफिकेशन के साथ उसको कवर करके फिल कर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर अहमदाबाद में जैसे कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में एक वैकेंसी कैटेगरी बी से है जो पिछली बार की है जो पूरी हो रही है। सेम डी से भी एक है जो कि अहमदाबाद के लिए है। सेम अगर बेंगलुरु में देखेंगे तो एससी के लिए 11 वैकेंसी है, उसमें से 2 जो है वो पिछली बार की वैकेंसी है, यानी पिछले नोटिफिकेशन में बोला गया था लेकिन वो भर नहीं पाई किसी कारण से। हो सकता है कैंडिडेट्स कम मिले हों या वो ऐसे कैंडिडेट्स एससी जो है वो कम क्वालिफाइड करें उस वैकेंसी के लिए, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब आप देख लीजिए भोपाल इंक्लूड्स, आप देखिए भोपाल इंक्लूड्स 2 वैकेंसी फॉर रायपुर और चंडीगढ़ इंक्लूड्स 4 वैकेंसी फॉर शिमला। ये सब आपकी लिखी हुई है वैकेंसीज, आप इसको चेक करेंगे। एब्रीवेशन बता देता हूँ, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। ये सब आपकी ही जातियाँ होती हैं, मतलब कि आप अनुसूचित जाति में, जनजाति या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट में या फिर इकोनॉमिकली मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर और ये सारी कैटेगरी में आते हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि हमारी कोई, हमें पता नहीं हमारी कैटेगरी कौन सी है और आसपास परिवार में भी किसी को ना पता हो, तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनको अपनी या तो जाति ना पता हो, कम्युनिटी पता ना हो या फिर उनके पास सर्टिफिकेट्स ना हो, तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे इस जॉब पर। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे यहाँ से। और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 वाले हो, स्पेशली जो कि इस साल में वैलिड हो, तो वो आप उसको लगा सकते हैं। पिछले बार वाले आप ना लगाएं, ये आपको बोला गया है। अब जो मैंने आपको बताया था ऊपर डिसेबिलिटीज, जो ए वाला था वो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन था, मतलब कम दिखना या फिर ना दिखना। ऐसे कैंडिडेट्स लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जैसे कि सेवरल पैल्सी, लेपोर्सी और लेपोर्सी क्योर्ड और आपके एसिड अटैक विक्टिम्स, तो ये सब आपके कैटेगरी सी में आएंगे। डी और बी में आपके आएंगे वो लोग जो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाली डिसेबिलिटी में आते हैं। तो ये आपकी डिसेबिलिटी लिखी है जो ऊपर मैंने आपको डिसेबिलिटी के कॉलम्स में दिखाई। अब यहाँ पर ये है द रिजर्वेशन अंडर कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट बैंक है, आरबीआई बैंक है जो कि पूरे इंडिया की करेंसी को होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन आपका होगा कैटेगरी वाइज आपको जरूर मिलेगा। खासकर रिजर्वेशन कैटेगरियों को मिलता है रिजर्वेशन। अब मैं आपको बता दूं कोई ऐसे कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी में मान लीजिए एस है, डब्ल्यू है, एमएफ है, आर डब्ल्यू है, एस ई है, एच है और सी है, अगर वो ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो और सुटेबल मान लीजिए कोई कैंडिडेट ब्लाइंड या लो विजन वाला, कम देखने वाला, कम दिखता है, उसको हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में बहुत दिक्कत होने वाली, या फिर वन आर्म या फिर बोथ आर्म, ऐसी वाली जो डिसेबिलिटी है उसकी कि उसके दोनों आर्म नहीं है, एक आर्म है, या फिर बाकी डिसेबिलिटी जो यहाँ पे आ रही है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसको ये सारी चीज़ें उसकी फंक्शनली फुलफिल होनी चाहिए, जब वो तभी वो वैकेंसी अपनी कैटेगरी वाली ले पाएगा। अब ये एस का मतलब सिटिंग है कि उसको बैठना, और वॉकिंग मतलब चलना, और एमएफ यानी मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, और आरडब्ल्यू मतलब उसको रीडिंग और राइटिंग आती हो, और साथ में सीइंग मतलब वो देख सकता हो, सुन सकता हो, ये सब आपको आता हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आती होंगी उसको तभी वो, और अगर वो इन कैटेगरी में से किसी में से भी है तो वो इस वैकेंसी को ले सकता है। अब जैसे आप सोचेंगे हियरिंग क्यों डाल दिया यहाँ पे, हियरिंग इसलिए डाला हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि सुनने में दिक्कत, ये नहीं कि वो सुन ही नहीं पा रहा, तो ये आप यहाँ पे समझ लेंगे। तो इस वजह से इस तरीके से ये सब हो रहा है। तो ये कैंडिडेट्स की डिसेबिलिटी के हिसाब से दिए गए हैं, बाकी आप ये पॉइंट्स रीड कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है, अगर किसी को स्क्राइब यूज़ करना होता है, मतलब कि अपनी जगह किसी और कैंडिडेट्स को अरेंज करके एग्जाम लिखवाना होता है, करवाना होता है, भले ही वो आपका एग्जाम करेगा, माइंड आपका होगा, आप जैसा बताएंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप अगर ऐसे में चाहते हैं तो उसमें आपकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए, जिससे कि वो फ़ायदा आपको मिल सके। और कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज, अपना खुद का स्क्राइब अरेंज करेगा, या फिर राइटर जो होता है अपनी खुद के कीमतों पर खुद के पैसे तय कर वो अरेंज करेगा एग्जाम को करवाने के लिए। और इसमें आप स्क्राइब के लिए एक नोटिस, एक फॉर्म फिल कर देंगे और फॉर्म के साथ अटैच करेंगे ऑनलाइन में, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैंडिडेट जो है स्क्राइब को यूज़ करेगा अपने एग्जाम में। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं उसके बारे में लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं, और कौन एक्स सर्विसमैन में नहीं आते हैं वो सब लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि इंडिया के अंदर कोई भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के हिसाब से, और सब्जेक्ट यही है कि अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अगर आप नेपाल भूटान जैसी जगहों से हैं तो भी आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसमें इतना ध्यान रखें कि 1 जनवरी 1962 या उससे पहले ही
आप जो है इंडिया के अंदर परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे विद फैमिली, जिससे कि ये रहे कि आप लोग अगर परमानेंट शिफ्ट हो गए थे और आप इन कंट्रियों से आए थे जिनके नाम मैंने लिए अभी, तो आप लोग यहाँ के सिटीजन माने जाएंगे या यहाँ या फिर इस जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। भले ये मान लीजिए आप उसके उस परिवार में किसी जनरेशन से आ रहे हो, यानी कि मान लीजिए आपके दादा के समय पे आप लोग अगर इंडिया में आ गए और आप लोग अब रह रहे हैं इंडिया में, तो आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन डेट जरूर मेंशन रखिएगा कि यही मेंशन डेट रहेगी। अब वो पर्सन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज, जो कि पाकिस्तान बुर्मा इन जगहों से रिलेट करता है विद द इंटेंशन, वहाँ से वो आप आ गया है परमानेंटली इंडिया में सेटल हो गया है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। तो देखिए दूसरे कंट्री वाले कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल माना जा रहा है, लेकिन वो परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट होने चाहिए, ये कंडीशन है। उसके सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो आप एज अ प्रूफ आप उसको दिखा पाएंगे। अब यहाँ पे एज आपकी 1 सितंबर 2023 में, अगर जो भी आपकी एज होगी, अगर आप 20 साल के हो गए होंगे 1 सितंबर 2023 में, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप नहीं हुए होंगे, इसके बाद हो रहे होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 28 साल के अगर जो कैंडिडेट हो गए हैं आज की डेट में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो 1 सितंबर 2023 में 28 साल का उसी दिन हुआ होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वो उससे पहले हो गया होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको एक बार डेट क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यानी कि 2 सितंबर 1995 वाला कैंडिडेट्स, वो उस डेट का और उसके बाद वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। साथ में 1 सितंबर 2003 और उससे पहले वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो ये तो एज की बात हो गई है। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो 5 साल SC ST, OBC 3 साल और डिसेबिलिटी को 10 साल। अब ओबीसी में याद रखिएगा नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। मतलब 8 लाख से एनुअल इनकम और फैमिली एसेट्स जो होते हैं पूरे साल के मिला के, वो जो इनकम होती हैं वो आपकी अगर 8 लाख से ऊपर हो रही है पूरे फैमिली की, जो भी जितने भी लोग कमा रहे हो, तो वो आपकी फिर आपको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो कि क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा, बाकी लोगों को भी यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब जो भी विडोज हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं, ऐसी औरतें जिनका डाइवोर्स हो गया है या फिर वो विधवा हो चुकी हैं, तो उनको 35 साल की जब तक वो नहीं हो जाती, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता रहेगा इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। मेनली अगर वो 40 साल की भी हो गई है और अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं तो भी वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन 40 के ऊपर वो नहीं होगा। ये चीज़ आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री, पास क्लास फ्रॉम। और SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो हैं, पास क्लास फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स इन द एग्रीगेट एंड नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। आपको वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, जो आप कंप्यूटर्स में करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, वो आपको आती हो। और साथ में आपके कोई भी बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ एक्सेप्ट होगी, एक क्वालिफिकेशन है। और कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए बोला गया शुड एदर बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस। वो कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं करी और उसके बाद 15 साल का कम से कम सर्विस दिया आर्म्ड फोर्सेज के अंदर, तो वो लोग एलिजिबल रहेंगे, और या फिर उनकी ग्रेजुएशन भी मान ली जाएगी। Candidate applying for post in the particular recruiting office should be proficient in the language known as, उनको read, write, speak and understand आनी चाहिए वो language of the state, जिस स्टेट में any of the state falling under the recruiting office। मतलब मान लीजिए कैंडिडेट्स का ऑफिस आ रहा है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में अगर उसकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे उसको वैकेंसी मिलती है, तो उसको वहाँ की जो लैंग्वेज है गुजराती, ऐसे तो हिंदी भी कॉमन ही है, लेकिन अगर आप देखें तो गुजराती, अगर आपको वहाँ पे गुजराती रीड पढ़नी आती हो, लिखनी आती हो, बोलनी आती हो, समझनी आती हो, ये चारों चीज़ें उस लैंग्वेज की आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको आनी ही चाहिए। ये जिस भी ऑफिस जो भी होगा, आप सपोज मान लीजिए किसी को मिल रही है मुंबई ऑफिस में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको मराठी आए ही, हिंदी भी आ सकती है, लेकिन अगर मराठी आए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो ऑफिस में आपकी वैकेंसी है वहाँ की लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए, जिससे कि आप काम आसानी से कर पाएँ। नोट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी, देखिए यहाँ पे कुछ नोट हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर किसी की CGPA रहेगी तो 6.975 मतलब 60% होगा, और 6.25 मतलब 55% होगा। ये उसकी CGPA परसेंटेज में बता दी जाएंगी अगर उसके मार्कशीट में CGPA है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन ये रहेगा, आपका प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर आपका लैंग्वेज का पेपर लिया जाएगा। अब
प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होगा यहाँ पे, उसके अंदर आपके नेम ऑफ टेस्ट आपको बताया तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 टेस्ट होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 और 35 और रीजनिंग एबिलिटी से भी 35। टोटल इसमें आपके 35 यानी हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा और हर पार्ट को अलग अलग सेपरेट टाइम में कंप्लीट करना होगा 20 मिनट्स के अंदर। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेन में वही जाएगा जो प्रीलिम्स पास करेगा। मेंस में आपका टेस्ट होंगे जो कि आपके रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल, जनरल और कंप्यूटर अवेयरनेस और नॉलेज जैसे चीज़ें रहेंगी। और उसके आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा 200 क्वेश्चंस के साथ, और उसमें भी आपको अलग अलग पार्ट को अलग अलग समय में ख़त्म करना होगा, कंप्लीट करना होगा। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा? कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफिशियल या फिर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न एज डिटेल। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालीफाइड। देखिए जो कैंडिडेट को लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं होगा, प्रोफेशनली उसको लैंग्वेज नहीं आती, जो भी लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहेगी, जिसका भी वो टेस्ट देगा, तो उसकी वैकेंसी कैंसिल हो सकती है, उसकी जॉब ना मिले उसको, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कुछ नोट है, इसको आप देख सकते हैं, नोट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। बैंक ने सिंपल बोला है कि भाई जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स में मान लीजिए 450 टोटल वैकेंसी निकाली गई, तो 450 यानी कि 4500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, चाहे उनके मार्क्स कुछ भी रहे, टॉप इतने कैंडिडेट्स रहेंगे 4500। फिर उसके बाद मेंस एग्जाम जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। फिर जो मेंस एग्जाम में क्वालिफाइड करे जाएंगे कैंडिडेट्स, वो 900 कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ वैकेंसी के हिसाब से डबल हो जाएंगे उसके जो क्वालिफाइड रहेंगे, और फिर वो लैंग्वेज का टेस्ट देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको रीड कर लें एक बार अच्छे से। अब हम चलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ। मैं आपको बताया तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, दोनों के सेंटर अलग अलग होंगे, ये आप जान लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो देते हैं फिर मेंस में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, तो सेंटर्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है। और सर्विस कंडीशंस, अब पे स्केल आपको बता देता हूँ। पे स्केल ये रहेगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उनको 20,700 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे इन द स्केल ऑफ 20,700 रुपये, और 1,200 रुपये उनको ग्रेड पे। और जिनको अब मान लीजिए जिनको 24,300 मिलेंगे उनको 1,440 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से, और फिर 30,060 रुपये के हिसाब से 1920 उनको ग्रेड पे। तो इस तरीके से लिखा हुआ है एंड अदर अलाउंस, बाकी सारे फायदे भी दिए जाएंगे। और साथ में एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रोस विदाउट HRA। असिस्टेंट के लिए आप समझ लीजिए कि आपको बिना HRA के अगर मिलने, आप अगर बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि मेन बात कि आपको मिलने कितने वाले हैं पैसे पर मंथ, तो असिस्टेंट के पोस्ट पर RBI के अंदर 47,849 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जो आज की आपको प्रेजेंटली बताया जा रहा है। और ये विदाउट HRA होता है, मतलब HRA इसके अंदर नहीं होता। अगर कोई कैंडिडेट समझना चाहता है कि जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है 15% ऑफ पे will be paid to them additionally if they are not staying in banks accommodation। मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो अपनी सैलरी के अलावा उसको हेड हाउस रेंट अलाउंस चाहिए, यानी घर के किराए के लिए अलाउंस चाहिए, तो उसमें आपको बता दूं 15% मिलता है सैलरी का। यानी कि मान लीजिए जैसे 47 को आप एक बार के लिए इसको मान लीजिए 50,000, तो आपको यहाँ पे 15,000 यानी लगभग 12 से 13,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा अगर पर मंथ ये सैलरी होगी। तो ये आपका अलग से होगा। और परसिक्विसाइड्स होंगे कुछ, मतलब कि जैसे कि आपका बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस और बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा एज पर एलिजिबिलिटी, डिस्पेंसरी फैसिलिटी बिसाइड reimbursements of medical expenses for OPD treatment, hospitalization as per eligibility, interest free फेस्टिवल एडवांस भी मिलेगा और लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, हाउसिंग लोन और पर्सनल एडवांस एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवेलेबल टू रेगुलर एम्प्लॉय, जो भी रेगुलर एम्प्लॉय होंगे, हु पुट इट मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस, जो कम से कम अपनी सर्विस में अच्छे खासे समय दे रहे हैं। द रिक्रूट गिव विल बी कवर्ड बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम इन एडिशन टू द बेनिफिट ऑफ ग्रेट्युटी। देयर आर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड, प्रमोशन भी होगा यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है वो सारी आपको यहाँ पे मिल रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो जोन वाइज है, आप जोन समझ लीजिए। पोस्टेड इन द बैक ऑफिस जोन, अप्लाइड हाउएवर दे आर लायबल टू ट्रांसफर इन
एक्सीजेंसी ऑफ टू सेंटर्स ग्रुप एंड क्लासिफाइड इनटू ईस्ट वेस्ट और बाकी सारे आपके जोन। मतलब पूरे इंडिया में आपके 4 जोन रहेंगे आरबीआई के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जोन है। तो इन चारों में से जो आप देखेंगे इसमें तो कोई एक जोन आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म में, और वो आप जोन आप देख सकते हैं। ईस्ट में आपका कोलकाता आएगा जिसमें आपका गंगटोक को इंक्लूड करा गया है, भुवनेश्वर गुवाहाटी जैसी जगहें, शिलोंग और अगरतला और ऐजवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और पटना इंक्लूडिंग रांची को इंक्लूड करके ये सारी जगह आपकी ईस्ट जोन में आ रही है। वेस्ट जोन में अहमदाबाद, भोपाल ये सारी जगह आएंगी। नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, जयपुर जैसी जगह है, और साउथ में आपकी बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसी जगह आएंगी। कोची भी इंक्लूड रहेगा। तो ये सारी जगह हैं, आप इसमें तो कोई एक जोन सिलेक्ट करेंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, एग्जाम से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी। अब ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ, कुछ ही लोगों को मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अबव कैटेगरी, और जिनको भी ये ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग में राइट थ्रू ईमेल टू द रीजनल ऑफिस को ईमेल लिख के ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, टू विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग लेटेस्ट बाय 6 October 2023. Candidate opting for pre-examination training will be intimated about the training by the concerned रीजनल ऑफिस। फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर, अब देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आगे आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी एग्जाम से पहले, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में वो ले सकते हैं ट्रेनिंग। और एग्जामिनेशन फीस आप जान लीजिए क्या है यहाँ पे, फॉर्म की फीस। अगर कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी है या फिर किसी, तो उसको सिर्फ उसको 50 रुपये और प्लस उसकी 18% GST उसको देनी होगी। यानी कि आपके 50 रुपये के 15% हो गए। एक मिस्टेक ऊपर मैंने जो करी थी, वो 50,000 जो मैंने आपको बताए थे उसका 10% 5,000 बताया था। तो यानी 15,000 जो मैंने आपको बताया था वो 13,000 मैंने आपको हाउस रेंट HRA बता दिया था। लेकिन आप देखिए यहाँ पे SC ST की बात जो है, इंटीमेशन चार्जेस, इसमें आप देखेंगे तो 50 रुपये आप फॉर्म के देंगे और प्लस 18% जो है यहाँ पे आप उसके GST देंगे। यानी कि 50 का 10% हो जाएगा 5। और तो मैंने आपको जो ऊपर HRA में बताया था उसमें करेक्शन यही है कि जो 50,000 आपको बताए थे तो 10% तो 5,000 हो गया, तो यानी आपको 6 to 7,000 के करीब जो है वहाँ पे आपको HRA था, जो इसको मैंने आपको 13 to 14,000 बता दिया था। वो करेक्शन आप कर लेना। सेम इसी तरीके से GST यहाँ पर रहेगा। जनरल OBC EWS के लिए बोला गया कि एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस, जनरल कैटेगरी को 450 रुपये पे करने हैं फॉर्म के, और GST अलग से होगी। ये सब आपका लिखा गया है। स्टाफ, जो भी स्टाफ से रिलेटेड होंगे, RBI में पहले से काम कर रहे हैं तो उनको फीस नहीं पे करनी, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको यहाँ बोला गया है। अब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म में फोटो साइन कैसे अपलोड होंगे, वो सब आप देख लेना। फोटो साइन के लिए मैंने आपको एक वीडियो क्रिएट करके बताया हुआ है कि भाई उसमें कैसे आप फॉर्मेट और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। देखिए वही सब है जो मैंने फॉर्मेट की बात करी, फोटो साइन की। अब डॉक्यूमेंट्स में स्कैन करके आपको क्या क्या अपलोड करना है आप देख सकते हैं। मैं आपको बताया था डॉक्यूमेंट में फोटो साइन और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री जैसी चीज़ें अपलोड कर देना अगर वहाँ पे फॉर्म में ऑप्शन हो। साथ में आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और एक ID प्रूफ के तौर पर अगर कुछ मांगा जाए तो वो अपलोड कर देना। आधार कार्ड जैसी चीज़ें अपलोड करी जा सकती हैं अगर मांगी जाती हैं तो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अब आपका डायरेक्ट आ गया है, सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। ये आपकी देखिए 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट जरूर फिल करना है। और अब ये इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये भी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी 40% से कम डिसेबिलिटी है, वो ये वाला सर्टिफिकेट फिल करेंगे। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये वाला फॉर्म होगा।
अब बात करता हूँ मैं ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज क्या क्या है। अब मैंने आपको बोला भी था जैसे कि लोकल लैंग्वेज का एग्जाम होगा, तो अहमदाबाद ऑफिस में जो जॉब लेंगे असिस्टेंट की आरबीआई में, तो उनको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो वहाँ पे उन्हें पास होना जरूरी होगा, नहीं तो वो जॉब नहीं मिल पाएगी। सेम बेंगलुरु में कन्नड़ा, और भोपाल के लिए हिंदी लैंग्वेज आनी सही रहेगी, जो कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है आपकी पूरे इंडिया में। भुवनेश्वर में आपके उड़िया लैंग्वेज अगर आती है लोकल लैंग्वेज के तौर पर, तो वहाँ पे आपकी मांगी जाएगी। चंडीगढ़ के लिए पंजाबी हिंदी कोई भी एक हो सकती है। चेन्नई में तमिल, और फिर गुवाहाटी में आसामी बंगाली। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट, जो कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये लैंग्वेज के ऑप्शन दिए जा रहे हैं सिर्फ। मतलब अब कोई ऐसा कैंडिडेट भी कह सकता है कि भाई मैं दूसरे स्टेट का हूँ, क्या दूसरे स्टेट में वैकेंसी ले सकता हूँ? भाई आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए लोकल वाली जो मांगी गई है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में हिंदी लैंग्वेज, पटना में हिंदी और मैथिली है, तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज रहेंगी। अब लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बताता हूँ। प्रीलिम्स एग्जाम आपका पोर्ट ब्लेयर, चिराला, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर, हैदराबाद, काकीनाडा, कुर्नूल, नेलोर और तिरुपति, विजयवाड़ा जैसी जगहों पे होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका नाहरलागुन में होगा। असम में आपका डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर जैसी जगहें। बिहार में आपका आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ और मोहाली में हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में एग्जाम भिलाई और बिलासपुर, रायपुर। दिल्ली में दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और आपका गुरुगांव जिसको बोलते हैं आप, गुरुग्राम है। और गोवा में पणजी है, गुजरात में अहमदाबाद। इस तरीके से आप देख लेंगे। सेम अगर देखेंगे आप यहाँ पर मेंस के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग कम पहुँचते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, तो इससे इस हिसाब से कम हो जाते हैं यहाँ पे सेंटर। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में आपके 5-7 जगहें थी जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन सेम दिल्ली एनसीआर ही रह जाएगा सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अब दिल्ली एनसीआर में कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ पर आपका सेंटर हो सकता है। तो मैंने बता दिया आपको ये। तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। अब ईमेल एड्रेसेस ऑफ द ऑफिस फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको रिक्रूटिंग ऑफिस, मतलब मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स को गुजरात के अहमदाबाद के आरबीआई के ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग लेनी है, प्री ट्रेनिंग लेनी है किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो वो अपना ईमेल करेगा इस ईमेल पे, मतलब इस वाले ईमेल आईडी को मेंशन करेगा, और इससे जो कंपोज वाला ऑप्शन होता है इस तरीके से वो मेंशन करके अपने आप से वो ईमेल कर देगा यहाँ से अहमदाबाद के आरबीआई के ऑफिस को, कि उसको प्री ट्रेनिंग करनी है, एग्जाम से पहले जो ट्रेनिंग हो रही है उसकी कैटेगरी के हिसाब से। साथ में वो बताएगा कि वो कौन सी कैटेगरी से और वो क्यों लेना चाहता है ट्रेनिंग, और वो सब बता सकता है। सेम बेंगलुरु के लिए ये वाली होगी ईमेल आईडी। तो याद रखिएगा एक सेम ईमेल आईडी नहीं है। आप किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं और किसी जगह से आ रहे हैं, तो आपके लिए सबके लिए अलग अलग ईमेल आईडी बताई गई है, तो आप उसी पर ही अपना ईमेल करेंगे। नेक्स्ट अब ये क्या है, ये है एप्लीकेशन फॉर, ये एप्लीकेशन आप देंगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की। द रीजनल डायरेक्टर जनरल रिजर्वेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप बोलेंगे डियर मैम, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2023 के लिए आई हैव अप्लाइड टू द आरबीआई। मैंने आरबीआई में अप्लाई किया है पोस्ट असिस्टेंट के लिए। प्लीज़ रजिस्टर्ड में माय नेम, मेरे को रजिस्टर करिए ट्रेनिंग के लिए इंग्लिश या हिंदी में। टिक 1 मीडियम, कोई एक मीडियम में। आई एनक्लोज एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कास्ट, में कास्ट की कॉपी यहाँ पे अटैच कर दूंगा, कर दी है मैंने। अटेस्टेड मतलब मैंने कर दी है। और साथ में आई नोट दैट कि अंडर गोइंग द ट्रेनिंग विल नॉट कन्फर्ट ऑन माई एनी राइट टू बी कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन और फॉर रिक्रूटमेंट इन बैंक सर्विसेज। मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास ऐसे प्रूफ है जी कि मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, और मैं एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ, मेरे को जो है ट्रेनिंग दीजिए, और मेरी ये फॉर्म्स जो है वो एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कीजिए। फिर आप अपने साइन कर देंगे यहाँ सब कुछ डाल के, और फिर इसको जो है आप सबमिट कर देंगे। उसको एक ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे वो अप्लाई करना है। जैसे सपोज मान लीजिए बहुत सारे ऑफिस हैं आरबीआई के जहाँ पे वैकेंसी है, आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अहमदाबाद सिलेक्ट करेगा कोई कैंडिडेट, कोई गुवाहाटी सिलेक्ट करेगा, कोई एक सिलेक्ट जरूर करना। ट्रेनिंग जो है हिंदी विल बी हेल्ड ओनली इन सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड। हिंदी की ट्रेनिंग सिर्फ कुछ ही लोगों को दी जाएगी, इंग्लिश में तो सबको मिलने ही वाली है।
मस्ट रीच द, सबको मतलब जो भी उसको लेता है, एप्लीकेशन मस्ट रीच द कंसर्न ऑफिस थ्रू ईमेल लेटेस्ट बाय, ईमेल से पहुंचाई जाएगी, आप ईमेल से पहुंचा सकते हैं। 6 अक्टूबर तक आप इसमें कर सकते हैं। काइंडली मेंशन एप्लीकेशन फॉर प्री, आप मेंशन जरूर करें ईमेल में कि आप ये एप्लीकेशन जो दे रहे हो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, असिस्टेंट की पोस्ट या जॉब के लिए। और ये आप ईमेल करेंगे इस फॉर्म को फिल करके और इसकी फोटो कॉपी अटैच करके आप डायरेक्ट इसको ईमेल कर देंगे, जो भी आपका अलग अलग ईमेल ऑफिस ईमेल आईडीज दिए हुए हैं उसके ऊपर। ये 6 अक्टूबर तक करना होगा और ट्रेनिंग के लिए आप फिर उसके बाद बताया जाएगा आरबीआई के द्वारा कि किसको लिया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए और किसको नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि सबको ले लिया जाएगा। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये एक जनरेटेड इंटरफेस है, आरबीआई ने बनाया है, आरबीआई ने बनाया है ये चीज़ ये करने के लिए कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये डेट्स है जो मैंने आपको बताया फॉर्म में अप्लाई करने की, यानी कि 4 अक्टूबर जैसा मैंने बताया था तब तक फॉर्म भरिए और 6 अक्टूबर तक आप ईमेल कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए। ईमेल अलग होगा ट्रेनिंग वाला और फॉर्म जॉब के लिए अप्लाई इधर से होगा। पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी पर्सनल डिटेल, जेंडर, अपना नाम, फादर नेम जैसी चीज़ें डालकर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप आरबीआई में फॉर्म भरेंगे और बाकी जो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पेमेंट करके आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपके असिस्टेंट की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कि असिस्टेंट की जो जॉब है उस पर आप कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने एक एक चीज़ कवर कर दी है इस जॉब से रिलेटेड। मैं आपसे अब मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।